हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम हमारे पेशेंट को कब सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवाइस करेंगे फॉर द डेंगू. सो फॉर इट लेट्स सपोज दिस इज द पर्सन एंड इफ दिस पर्सन इज लिविंग इन दैट एरिया वेयर द मॉस्किटोज नंबर आर वेरी हाई, or this person is traveling in that area where the mosquitoes number are very high, or in that area where the dengue is endemic. ठीक है. अब ये व्यक्ति जो है वो ऐसी जगह पर रहता है और ऐसी जगह से ट्रैवलिंग करता है और उसके बाद ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें हाई ग्रेड टाइप का फीवर हो गया है, और जो फीवर था वो सडन ऑनसेट नेचर का था और इसमें हाई ग्रेड फीवर था. हाई ग्रेड मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर जो था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और कंप्लेंट करते हैं कि मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, सीवियर हेडेक है, सीवियर जॉइंट मस्कुलर एंड बोन पेन है, ब्लीडिंग के साइंस है, मुझे गम्स के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, नोज़ के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, मेरी स्किन के अंदर जो है वो रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं मुझे. रेड स्पॉट्स मतलब कि बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग द पेटेके आर प्रेजेंट इन द पेशेंट. और जब मैंने ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराई तो उसके अंदर जो सीबीसी रिपोर्ट थी उसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट जो था वो कम था और प्लेटलेट्स का काउंट जो था वो कम था नॉर्मल लेवल से. तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, NH1 एंटीजन टेस्ट एंड IgM एंड IgG टेस्ट फॉर डेंगू एडवाइस करेंगे. अब ये NH1 एंटीजन टेस्ट एंड IgM IgG टेस्ट क्या होते हैं वो देखेंगे. In this picture, my dear friends, you can see here the virus enters in our body and rapidly multiply and reaches to maximum level at around second day after the infection, as you can see here, second day after the infection. And as our immunity develops, हमारी immunity जब develop हो जाती है, activate हो जाती है, तो ये viruses को destroy कर देती है और within 2 days completely ये virus को destroy कर देती है. ठीक है. तो शुरुआत के 2 दिन के अंदर इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है और फिर अगले 2 दिन के अंदर इनका लेवल जो है वो कम होने लग जाता है और विद इन 4 डेज इनका लेवल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है वायरसेस का. अब ये वायरस आते हैं, आपको पता है क्या करते हैं, हमारी WBCs को इन्फेक्ट करते हैं, तो WBCs का जो काउंट है वो कम होने लग जाता है और फिर जब वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, तो अगेन द WBCs काउंट जो है वो नॉर्मल की तरफ चला जाता है. ये प्लेटलेट्स का लेवल कम कर देते हैं. प्लेटलेट्स लेवल आर फॉलिंग डाउन एज यू कैन सी हियर. और जैसे ही वायरसेस हमारी बॉडी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वैसे ही हम रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनका लेवल जो है प्लेटलेट्स का वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है. इन द रिकवरी फेज एज यू कैन सी हियर द लेवल्स ऑफ ऑल थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल इन द रिकवरी फेज. उसके बाद ये वायरसेस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो NH1 एंटीजन रिलीज करते हैं, एज यू कैन सी हियर NH1 एंटीजन लेवल आर बिकमिंग वेरी हाई एंड देन देयर लेवल स्टार्ट टू डिक्रीज एज द वायरसेस स्टार्ट टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी. और हमारी बॉडी जो है वो वायरस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है और रिस्पॉन्स में सबसे पहले जो हमको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो मिलता है हमारी बॉडी का रेज्ड टेम्परेचर. हमें फीवर देखने को मिलता है. फीवर कैसा होता है, सडन ऑनसेट और हाई ग्रेड टाइप का फीवर होता है. और फिर जैसे ही वायरस हमारी बॉडी से जाना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही फिर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है. अब यहाँ पे हमको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है. लगभग जब हमें सिम्टम्स आते हैं डेंगू के उससे 3-4 डेज़ के बाद जो है वो एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होती है. ठीक है. और सबसे पहली एंटीबॉडी जो बनती है वो बनती है IgM टाइप की एंटीबॉडी. ये है IgM एंटीबॉडी. ये एंटीबॉडी की खासियत क्या होती है, सबसे पहले बनती है और ये सडन राइज, इसका जो लेवल देखने को मिलता है वो सडन राइज होती है, सडन राइज ऑफ IgM एंटीबॉडीज़. और फिर जैसे ही ये बनती है वैसे ही फिर ये हमारी बॉडी से रिमूव होना भी स्टार्ट हो जाती है. वहीं बात करते हैं IgG एंटीबॉडी की. तो IgG एंटीबॉडी जो है वो थोड़ी सी लेट बनती है, इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और धीरे धीरे ये एंटीबॉडी बनती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो होती है वो IgM एंटीबॉडी से बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. तो सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी बनती है, IgM एंटीबॉडी.
और ये सडन बनती है और सडन इसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो थोड़ी सी लेट बनती है, 2 to 3 डेज लेटर टू आईजीएम एंटीबॉडी। आईजीएम एंटीबॉडी के बनने से 2-3 दिन के बाद ये एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। और आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो हमको 10 वीक्स टू लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करके रखती है अगेंस्ट द सेम सीरोटाइप इन्फेक्शन। अगर हमको लेट सपोज प्राइमरी इन्फेक्शन जो हुआ था वो सीरोटाइप 1 का हुआ था, और अगर सेकंड टाइम जो इन्फेक्शन होता है वो भी अगर सीरोटाइप 1 करता है, तो ये एंटीबॉडीज़ जो है वो हमको इस सीरोटाइप से बचा लेगी। लेकिन अगर सीरोटाइप 2 इन्फेक्ट करता है तब ये एंटीबॉडीज़ हमको बचा नहीं पाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ किसके लिए है? सीरोटाइप फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू विल हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड इज़ दैट कि हमको सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कब करानी है? सिम्टम्स आने से 3-4 डेज़ के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन करानी है, ठीक है। पेशेंट से हम पूछेंगे कि आपको फीवर कब आया था? पेशेंट बोलेंगे कि मुझे फीवर आया था 3 दिन पहले, तो हम जो है वो सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को एडवाइस कर देंगे। अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे कल ही फीवर आया था, तब हम सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब एडवाइस नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे आज ही फीवर आया है, तो हम उस कंडीशन पर सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब एडवाइस नहीं करेंगे, ठीक है। 3-4 डेज़ के बाद हम पेशेंट को बुलाएंगे और सीरोलॉजिकल, फिर भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे फीवर कम नहीं हुआ और फीवर कंटिन्यू है, तब हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप सीरोलॉजिकल टेस्ट कराकर आइए। अब यहाँ पे सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जब पेशेंट कराता है तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेट सपोज इन द इन्वेस्टिगेशन इन द रिजल्ट बोथ आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडीज़ आर नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? अब इससे ये मतलब हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर डेंगू नेगेटिव भी हो सकता है, और इससे हम ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि ब्लड सैंपल जो है वो बहुत पहले ले लिया होगा, इसी वजह से जो है वो आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज़ बन नहीं पाई पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो 2 कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आईजीएम एंड आईजीजी बोथ आर नेगेटिव, ब्लड सैंपल के अंदर हमको नहीं मिली, तब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि पेशेंट इज़ डेंगू नेगेटिव और द सैंपल इज़ टेकन टू अर्लियर। अब बात करते हैं, अगर आईजीएम पॉजिटिव है और आईजीजी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जस्ट रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, अभी आईजीजी एंटीबॉडीज़ बनी भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द रिसेंट इन्फेक्शन। अब बात करते हैं, अगर आईजीएम नेगेटिव है और आईजीजी पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि आईजीएम आपको पता है कि धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और रिकवरी फेज आते आते ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारी बॉडी से चली जाती है आईजीएम एंटीबॉडी। लेकिन आईजीजी एंटीबॉडी हमको 10 वीक्स टू लाइफ टाइम हमें सेम सीरोटाइप के डेंगू के वायरस के इन्फेक्शन से बचाएगी। तो ये बोल सकते हैं कि पहले कभी इन्फेक्शन हुआ होगा, मतलब पास्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री देता है पेशेंट। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आईजीएम पॉजिटिव है बट द लेवल ऑफ आईजीएम एंटीबॉडी इज़ वेरी लो, मतलब ये बोल सकते हैं कि अभी पेशेंट जो है वो रिकवरी फेज में है और आईजीएम का लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और आईजीजी का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सो वी कैन से दैट द पेशेंट इज़ इन द रिकवरी फेज इफ़ आईजीएम लेवल इज़ वेरी हाई एंड आईजीजी इज़ पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? अगर आईजीजी हमारे अंदर पहले से थी तो हमें डेंगू नहीं होगा। अगर सेम सीरोटाइप ने अगर इन्फेक्शन किया होगा तो हमें डेंगू नहीं होगा, आईजीएम का लेवल हमको रेज्ड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे सीरोटाइप ने इन्फेक्शन किया है, दूसरे सीरोटाइप ने अब इन्फेक्शन किया है, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तब ये आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो इस सीरोटाइप से हमें नहीं बचा पाएगी और इस सीरोटाइप के अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी। और एंटीबॉडी कौन सी बनाएगी? आईजीएम एंटीबॉडी बनाएगी। और आईजीएम का लेवल जो है वो हमको क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। तो यहाँ पर दिस फाइंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आईजीएम का लेवल इज़ वेरी हाई एंड आईजीजी इज़ पॉजिटिव, देन इट इज़ शोइंग दैट द पर्सन इज़ हैविंग सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये पेशेंट के अंदर सीवियर डेंगू हो सकता है, क्योंकि ये पेशेंट जो है वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और हाई रिस्क ग्रुप के पेशेंट को हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। उनको
स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो घर पर ठीक नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेंगू अगर पॉजिटिव आता है, डेंगू टेस्ट किया और डेंगू टेस्ट जो है सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किए और उसमें हमको डेंगू पॉजिटिव मिला। अब डेंगू पॉजिटिव है, अब यहाँ पे दो कंडीशंस बन सकती है। अगर डेंगू पॉजिटिव है और द पर्सन इज कमिंग इन द हाई रिस्क ग्रुप, हाई रिस्क ग्रुप किसको बोलते हैं? पेशेंट, इफ़ द पेशेंट इज हैविंग कोमॉर्बिड कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस और अस्थमा, अगर पेशेंट जो है वो बच्चा है, अगर पेशेंट फीमेल है, अगर पेशेंट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी है, या पेशेंट जो है वो ओबीज है, या पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है। सेकेंडरी इन्फेक्शन कब बोलेंगे? जब सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हमको आईजीएम का लेवल बहुत ज़्यादा मिलता है और आईजीजी भी हमको पॉजिटिव मिलता है, तब हम बोलेंगे कि हमारे पेशेंट के अंदर क्या हुआ है? सेकेंडरी इन्फेक्शन। और अगर हाई रिस्क ग्रुप के मेंबर हैं और उनके अंदर अगर डेंगू पॉजिटिव मिलता है तो उन्हें हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और उनके अंदर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इनके अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि अगर हमारा पेशेंट जो डेंगू पॉजिटिव पेशेंट है वो नॉर्मल है, वो क्या है? नॉर्मल पेशेंट है, तो हम हमारे पेशेंट को एश्योर कर देंगे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम फीवर कम करने के लिए पैरासीटामोल टेबलेट दे रहे हैं 500 mg। अगर एडल्ट है तो उनको हम 500 mg दिन में 2 बार टेबलेट जो है वो प्रेस्क्राइब कर देंगे फॉर 5 डेज़। और साथ में हम, अब फीवर होता है तो फीवर में क्या होता है? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए हम ORS या इलेक्ट्रल पाउडर जो है वो प्रेस्क्राइब कर देंगे और साथ में ये एडवाइस करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और आपको फ्रूट्स, जैक फ्रूट या पपाया आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है और आपको ऑयल वाला जो फूड है वो अवॉइड करना है। ठीक है, ऑयल रिच फूड आपको अवॉइड करना है। तो इतनी एडवाइस देकर हम हमारे पेशेंट को जो है वो भेज देंगे।